जातीय भेदभाव होगा और राजनीति में वो नहीं आ सकते। इसलिए अगर लोकतंत्र में अगर गांव विस्थापित हो गए ना, तो फिर लोगों को किसको मौका नहीं मिलेगा? जो लोग पिछड़े वर्ग के हैं उनको मौका नहीं मिलेगा। अर्थात उन्होंने ग्रामीण स्वशासन का विरोध किया था बाबा साहब ने, जबकि गांधी जी ने ग्रामीण स्वशासन का प्रबल समर्थक किया। तो इसकी शुरुआत कहां से होती है? आधुनिक भारत के अंदर 1882 में गवर्नर जनरल और वाइसराय कौन थे? मैंने कल बताया आपको, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन का जो टाइम पीरियड है वो 1880 से लगा करके 1884 तक। तो उन्होंने 1882 के अंदर स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। तो आप ये ऊपर हेडिंग लगा दिया आपने, राजस्थान में स्थानीय स्वशासन और ग्रामीण व शहरी। इसके बाद में आप टॉपिक लगाओ नंबर 1 करके, ग्रामीण स्वशासन। ग्रामीण स्वशासन ऑब्लिक करके लिख देना पंचायती राज। पंचायती राज। ग्रामीण ग्रामीण स्वशासन या पंचायती राज। इसके अंदर लिखो आप 1882 में 1882 में आधुनिक भारत में गवर्नर जनरल व वाइसराय गवर्नर जनरल व वाइसराय लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। इसलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता या जनक माना जाता है। पिता या जनक माना जाता है। फिर आप लिखेंगे एक समिति का गठन होता है, उस समिति का नाम है ग्रामोद्धार समिति। कौन सी समिति है? ग्रामोद्धार समिति। ग्रामोद्धार समिति की स्थापना होती है 1957 में। किसके द्वारा? योजना आयोग द्वारा। योजना आयोग द्वारा, जिसके अध्यक्ष कौन थे? हाँ, योजना आयोग ने एक ग्रामोद्धार समिति का गठन किया 1957 के अंदर, जिसके अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। क्या बोला आपने? गलत बोल दिया? बलवंत सिंह मेहता। तो आप लिखिएगा ग्रामोद्धार समिति लिखे आगे डैश करके 1957 लिख दिया, कोष्टक में योजना आयोग कर देना। और इसके अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता समिति के अध्यक्ष थे। ग्रामोद्धार समिति के अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता। इसलिए इस समिति को
इसलिए इस समिति को मेहता समिति भी कहते हैं। इस समिति को क्या कहते हैं? मेहता समिति भी। मेहता समिति भी कहते हैं। फिर लाइन चेंज करके लिखिए, मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर, मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर मेहता मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर जिले के गांव है बगदरी, जिसको बग सागर भी कहा जा सकता है। दोनों नाम लिख देना आप, बगदरी या बगसागर। नागौर जिले के बगदरी या बगसागर गांव में पंचायती राज का बगदरी या बगसागर में पंचायती राज का विधिवत रूप से उद्घाटन किया। विधिवत रूप से उद्घाटन किया। विधिवत रूप से उद्घाटन किया। अभी तक उद्घाटन हुआ है, अभी तक राजस्थान के अंदर किसकी शुरुआत नहीं हुई है? पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज अभी तक संवैधानिक मान्यता नहीं मिली है। फिर एक 1992 के अंदर एक और समिति बनती है, उस समिति का नाम है नाथूराम मिर्जा समिति 1992। नाथूराम मिर्जा समिति। नाथूराम मिर्जा समिति 1992। नाथूराम मिर्जा समिति की सिफारिश पर, लाइन में लिखिए, नाथूराम मिर्जा समिति की सिफारिश पर पंचायती राज से संबंधित 1992 में एक प्रस्ताव लाया गया। नाथूराम मिर्जा समिति की सिफारिश पर 1992 में पंचायती राज से संबंधित एक प्रस्ताव लाया गया। एक प्रस्ताव लाया गया। वो प्रस्ताव कौन सा था? 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन। अब 73वां संविधान संशोधन है, ये भारत में कब लागू होता है? ये भारत में लागू होता है, कल मैंने आपको तारीख बताई है, 24 अप्रैल 1973।
93 लिख दो। 73वां संविधान संशोधन 1992 लागू होता है ये भारत के अंदर 24 अप्रैल 1993 को। अब नोट लगा के लिखो, नोट लगा के लिखो। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। भारत के अंदर पंचायती राज की शुरुआत होती है 24 अप्रैल 1993। इसी की तर्ज पर राजस्थान में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 वो कब लागू हुआ था? वो लागू हुआ था 23 अप्रैल 1994। तो राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? नोट में नंबर 2 है, राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम, राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। अब भारत के अंदर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 बन चुका है। इसमें संविधान में क्या क्या परिवर्तन आया? तो आप लिखेंगे भाग 9 में कौन कौन से अनुच्छेद जुड़े? अब नोट नहीं लगाना है, आपको लिखना है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, ठीक है, भाग 9। और अनुच्छेद 243 अनुच्छेद 243 से लगा करके अनुच्छेद 243 ए बी सी डी ई ओ तक, 243 से 243 ओ तक कितने अनुच्छेद जोड़े गए? 16 अनुच्छेद जोड़े गए। कितने अनुच्छेद जोड़े गए? 16 अनुच्छेद। वह अनुसूची जोड़ी गई 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायती राज के उनतीस कार्यों को सूचीबद्ध किया गया। 29 कार्यों को सूचीबद्ध किया गया। उनतीस कार्यों को सूचीबद्ध किया गया। आपको याद क्या क्या रखना है, एक बार फिर से मैं रिपीट करा देता हूं तुम लोगों को कि पंचायती राज स्थानीय स्वशासन का एक विषय है, दूसरा है नगरीय स्वशासन। तो इसमें कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? संविधान के अंदर 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंदर होता है। देश के अंदर ये जो पंचायती राज व्यवस्थाएं हैं ये कब लागू होती है? ये होती है 24 अप्रैल 1993 को। और राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम लागू कब होता है? 23 अप्रैल 1994 को। तो ये अधिनियम देश के अंदर लागू हुआ था, तब संविधान का कौन सा भाग प्रभावित हुआ था? तो एक तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, भाग 9 जोड़ा गया, अनुच्छेद 243 से लगा करके अनुच्छेद 243 ओ तक, ठीक है। एक है फिर अनुच्छेद 40 जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं ना, भाग 4 में उल्लेखित किए गए हैं संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो अभी तक लागू नहीं किए गए। उसमें यह कहा गया है कि लोगों के लिए ये व्यवस्था की जाएगी भविष्य के अंदर, फिर कभी कभार क्या करते हैं, इनको लागू करते हैं। तो भाग 4 अनुच्छेद 40 के अंदर ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बात कही गई है। ये सवाल काफी बार पूछा जा चुका है कि ग्राम पंचायतों का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो भाग 4 के अंदर नीति निर्देशक तत्वों में
अनुच्छेद 40 के अंदर ये व्यवस्था की गई है कि भारत के अंदर ग्राम पंचायतों का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। तो आप लिख दो अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई। ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 के। अब लिखो राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था। अब हम तीनों स्तरों को 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। लाइन छोड़ के लिख देना, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कैसी है? त्रिस्तरीय। कितने स्तर हैं इसमें? 3 स्तर। 3 स्तर है। ये किस समिति के द्वारा कहा गया? ये बलवंत सिंह मेहता समिति के द्वारा कहा गया। एक अशोक समिति और आई थी। अशोक समिति ने केवल 2 स्तरों की बात की, मध्य स्तर को उन्होंने नहीं माना, केवल 2 स्तर बताए थे। लेकिन राजस्थान या भारत के अंदर त्रिस्तरीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया। तो 3 स्तर कौन कौन से हैं? प्रथम स्तर है ग्राम स्तर। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। इसके बाद में खंड स्तर। खंड स्तर पर कौन सा है? पंचायत समिति है। और फिर जिला स्तर पर कौन सी है? जिला प्रमुख है, जिला परिषद है। संस्था का नाम क्या है? ये 3 संस्थाएं हैं, 3 स्तर हैं, ग्राम स्तर, खंड स्तर, जिला स्तर। ठीक है, तो इन तीनों स्तरों पर अलग अलग कार्य करते हैं। प्रथम स्तर पर ग्राम पंचायत, दूसरे में पंचायत समिति और तीसरे में जिला परिषद। 3 स्तर है। तीन स्तर कौन कौन से? आप 3 स्तर करके लिख दो। ग्राम स्तर, खंड स्तर और तीसरा कौन सा है? जिला स्तर। तीनों स्तर पर कौन कौन संस्थाएं हैं? यहाँ है ग्राम पंचायत, नंबर 2 पंचायत समिति खंड स्तर पर है, पंचायत समिति, और तीसरे स्तर पर कौन सी है? जिला परिषद। तीनों की व्यवस्था की गई। 3 स्तर है। स्तर को आप नंबर 1 करके लिख देना। ठीक है, आप राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था नंबर 1। 3 स्तर कौन कौन से हैं? ग्राम स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर। अब इनका गठन कैसे होता है? नंबर 2 में आप गठन लिखेंगे कि ये किस किस से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, किस किस से मिलकर बनी हुई होती है। तो जो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत किससे मिलकर बनी होती है? ये सरपंच से, उप सरपंच से और वार्ड पंच से। तो गठन में आप सबसे पहले लिखेंगे ग्राम पंचायत का गठन किससे होता है। तो ग्राम पंचायत लिखकर आप उसके सामने लिखेंगे सरपंच, उप सरपंच व वार्ड पंच। ये तीनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? ये ग्राम पंचायत का निर्माण करते हैं। याद रखना तुम लोगों को कि इसका गठन कैसे होता है। तो ग्राम पंचायत का गठन होता है सरपंच, उप सरपंच व वार्ड पंच। इसके बाद में सेकंड स्तर कौन सा है? पंचायत, पंचायत समिति। तो पंचायत समिति का गठन किस किस से होता है? अब आप बता सकते हैं? अब आप बता सकते हैं? इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधान। तो प्रधान, उप प्रधान, वेरी गुड, और वेरी गुड पंचायत समिति सदस्य।
इसी प्रकार से जो उच्च स्तर है, थर्ड स्तर, वो है जिला स्तर पर जिला परिषद। तो जिला परिषद किससे मिलकर बनती है, बताओ? अध्यक्ष कौन होगा? जिला प्रमुख। तो जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, वह किसके सदस्य? जिला परिषद सदस्य। जिला परिषद सदस्य, जिला परिषद सदस्यों को किसी अन्य नाम से नहीं जाना जाता है, इसलिए ऐसे लिखा जाता है जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य। वार्ड पंच को अन्य नाम वार्ड पंच दे दिया है, तो इसका दूसरा नाम बताओ। आप दूसरा नाम कैसे बता सकते हैं? वार्ड पंच का कोई दूसरा नाम बताओ। ग्राम पंचायत सदस्य। वेरी गुड। वार्ड पंच भी कह सकते हैं हम, और ग्राम पंचायत सदस्य भी कह सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपके ग्राम पंचायत सदस्य कौन है, तो आपको कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। किसका पूछा जा रहा है? वार्ड पंच का पूछा जा रहा है कि आपके क्षेत्र में वार्ड पंच कौन है। वार्ड पंच कहो या ग्राम पंचायत सदस्य कहो, बात क्या है? बात एक ही है। अब है अध्यक्ष, मैंने तीनों की बता दी, सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख। अब हम लिखेंगे अध्यक्ष व उपाध्यक्षों का निर्वाचन। नंबर 3, अध्यक्ष व उपाध्यक्षों का निर्वाचन। अध्यक्ष व उपाध्यक्षों का निर्वाचन। अध्यक्ष उपाध्यक्षों का निर्वाचन। तो पहली बात तो है, ग्राम पंचायत स्तर ले लो पहले। ग्राम पंचायत स्तर पर अध्यक्ष कौन होता है? सरपंच होता है। उपाध्यक्ष कौन होता है? उप सरपंच होता है। बात किसकी हो रही है? निर्वाचन की बात हो रही है, चुनने की बात हो रही है। तो इन दोनों का निर्वाचन कौन करता है? यहाँ ध्यान रखना है, लिखना इतना आवश्यक नहीं जितना ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। अध्यक्ष अर्थात सरपंच, उपाध्यक्ष अर्थात उप सरपंच, इसका निर्वाचन कैसे होता है? तो इसका निर्वाचन देखो आप, अध्यक्ष का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। सरपंच का हम सीधे वोट देने जाते नहीं जाते, तो क्या हुआ? हमारे द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। उपाध्यक्ष कौन होता है? उप सरपंच होता है। तो उप सरपंच का चुनाव क्या हम करते हैं? हम नहीं करते। तो कौन करते हैं? ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं, बहुमत के आधार पर अपने में से ही करते हैं। तो दोनों का अलग अलग हो गया। तो सबसे पहले लिखेंगे हम ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में अध्यक्ष, अध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। और उपाध्यक्ष का चुनाव हम द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि हम उप सरपंच को सीधे नहीं चुन सकते। तो कौन चुनते हैं? तो उपाध्यक्ष अर्थात उप सरपंच को चुनते हैं वार्ड पंच, अपने में से ही बहुमत के आधार पर। वार्ड पंच या ग्राम पंचायत सदस्य, वार्ड पंच वार्ड पंचों द्वारा बहुमत के आधार पर, इसके आधार पर, बहुमत के आधार पर अपनों में से ही अगर किसी ग्राम पंचायत के 7 वार्ड है, तो 7 वार्ड में कितने वार्ड पंच हो गए? 7 वार्ड पंच हो गए। तो 7 वार्ड पंच मिल करके किसी एक को क्या बना देंगे? उप सरपंच बना देंगे, सहमति से। अगर सहमति नहीं बन पा रही है, 2-3 जने कह रहे हैं कि हम उप सरपंच बनेंगे,
उस समय क्या होता है कि पर्चा भरा जाता है, चुनाव होता है, उसके लिए 2 उम्मीदवार खड़े होते हैं। फिर जो वार्ड पंच होते हैं वो अपना वोट देते हैं, जिसके ज्यादा वोट आते हैं वो क्या हो जाता है, जीत जाता है और वो उप सरपंच बन जाता है। तो मैंने ग्राम स्तर पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सरपंच और उप सरपंच का चुनाव मैंने दोनों की बता दी कि सरपंच का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है, इसमें वार्ड पंच भाग नहीं लेते। ठीक है, अगर वार्ड पंच भाग लेते हैं तो केवल मतदाता के रूप में लेते हैं, जबकि उपाध्यक्ष उप सरपंच के चुनाव के अंदर वार्ड पंच जो होते हैं अपनों में से ही बहुमत के आधार पर एक को क्या बना देते हैं, उप सरपंच बना देते हैं। अब सेकंड स्तर पर आ जाओ, अध्यक्ष उपाध्यक्ष। सेकंड स्तर है खंड स्तर। खंड स्तर पर अध्यक्ष कौन होता है, प्रधान, और उपाध्यक्ष कौन होता है, उप प्रधान। तो दोनों का चुनाव कौन करते हैं, पंचायत समिति के सदस्य बहुमत के आधार पर अपनों में से ही अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। बस दोनों को एक जैसा ही है, सेकंड स्तर पर एक जैसा ही है। खंड स्तर अर्थात पंचायत समिति वाला स्तर, अध्यक्ष उपाध्यक्षों का चुनाव, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव पंचायत समिति सदस्य बहुमत के आधार पर अपने में से ही करते हैं, अपने में से ही करते हैं। ठीक है, खंड स्तर। और सेम का सेम है जिला स्तर पर। जिला स्तर पर अध्यक्ष कौन होता है, जिला प्रमुख होता है, उपाध्यक्ष कौन होता है, उप जिला प्रमुख होता है। तो इनका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, इनका चुनाव किया जाता है जिला परिषद के सदस्य बहुमत के आधार पर अपने में से ही अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव करते। तो लिख लेना, जिला स्तर। हाँ, जिला स्तर अध्यक्ष उपाध्यक्ष आपको मालूम ही है, जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख। तो जिला स्तर में आप लिख दो, जिला परिषद सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर बहुमत के आधार पर अपने में से ही स्टॉप लगा। उतार ले इसको। अब है सदस्यों का निर्वाचन। किसका निर्वाचन, ग्राम पंचायत स्तर पर सदस्य कौन होते हैं, वार्ड पंच। पंचायत समिति स्तर पर पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद पर जिला परिषद सदस्य। तो मैं लिखूंगा अगला पॉइंट नंबर 4, सदस्यों का, किसका, सदस्यों का निर्वाचन। बता सकते हैं आप, इन तीनों का चुनाव कौन करता है, संबंधित क्षेत्र के जो वयस्क मतदाता होते हैं ना, जैसे हम सब क्या है, वयस्क मतदाता है ना, हमारा क्षेत्र लगता है तीनों, हम तीनों को वोट देते हैं। आप कभी भी चुनाव होना, ये पंचायती राज वाला चुनाव पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम किस किस को वोट करते हैं। हम वार्ड पंच को भी वोट करते हैं, ये ग्राम पंचायत का सदस्य है अर्थात वार्ड पंच है। इसके बाद में पंचायत समिति के चुनाव भी इसी दिन होते हैं या अगले दिन होते हैं, तो उनको भी हम क्या बनाते हैं, पंचायत समिति सदस्य बनाते हैं। और साथ साथ में जिला परिषद के भी जो सदस्य होते हैं उनका भी निर्वाचन में वोट कौन देते हैं, वयस्क मतदाता। तो तीनों के
तो ये सदस्यों का निर्वाचन में अलग अलग लिखाने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे लिखो तीनों स्तर के सदस्यों का निर्वाचन। तीनों स्तर के, तीनों स्तर कौन? ग्राम स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर। तीनों स्तर के सदस्यों का निर्वाचन संबंधित क्षेत्र के वयस्क मतदाताओं द्वारा, वयस्क जिसकी उम्र 18 वर्ष से क्या है, अधिक है, वो मतदाता है। सॉरी, व्यस्क मतदाता, व्यस्क मतदाता। तीनों स्तर के सदस्यों का निर्वाचन संबंधित क्षेत्र के वयस्क मतदाताओं द्वारा किया जाता है। अब है उम्र, योग्यता के संदर्भ में। आप योग्यता में क्या देखेंगे? पहले सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच, प्रधान, उप प्रधान, पंचायत समिति सदस्य, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख व जिला परिषद सदस्य। इन सभी लोगों को अगर ये बनना है, सदस्य बनना हो, अध्यक्ष बनना हो, उपाध्यक्ष बनना हो, तो उसके लिए न्यूनतम आयु है कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। तो लिखो आप योग्यताएं, नंबर कितने लगाओगे? 5। अब योग्यता किसकी? सबकी। तीनों स्तर के जो सभी है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य है, इन सब की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। सीधा लिख दो न्यूनतम आयु 21 वर्ष। न्यूनतम आयु 21 वर्ष। अब है सदस्यों की संख्या। आपका गांव, गांव किस में आता है? ग्राम पंचायत में आता है। तो एक ग्राम पंचायत के अंदर अधिकतम कितने वार्ड पंच हो सकते हैं इस संदर्भ में? है 5 होना। तो लिखो आप सदस्य संख्या 6 नंबर। सदस्य संख्या, सदस्य संख्या, सदस्य संख्या है ना, हमेशा कैसी संख्या में होती है? विषम संख्या होती है। आप किसी भी ग्राम पंचायत का आंकड़े उठा के देख लीजिए, प्रत्येक ग्राम पंचायत में वार्डों की संख्या ऐसे शुरू होगी, 5, किसी में 7, किसी में 9, 11, 13, 15 ऐसे। ठीक है, तो हमेशा विषम संख्या में ही इनकी संख्या होती है। तो कम से कम एक ग्राम पंचायत में कितने वार्ड होने जरूरी है तब वो ग्राम पंचायत बनेगी? तो 5। तो ग्राम स्तर पर लिख दो सदस्य संख्या, वार्ड पंचों की संख्या। ग्राम पंचायत स्तर पर न्यूनतम 5। न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 5। ऐसा नहीं है कि किसी ग्राम पंचायत के अंदर केवल 4 वार्ड भी है, 4 वार्ड फिर है तो वो ग्राम पंचायत नहीं बन सकती। कम से कम कितने वार्ड होने चाहिए ग्राम पंचायत के अंतर्गत? 5 वार्ड होने जरूरी है। सेकंड स्तर कौन सा है? पंचायत समिति है। खंड स्तर, वहां न्यूनतम संख्या होनी चाहिए 15। कितनी होनी चाहिए? 15। पंचायत समिति में कम से कम 15 वार्ड होना जरूरी है। और जिला स्तर है, जिला स्तर पर जिला परिषद है, और जिला परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 17 होनी चाहिए। न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 17। न्यूनतम होनी चाहिए 17। नेक्स्ट नंबर है 7 नंबर। 7 नंबर, 7 नंबर में आप लिखो त्याग पत्र। त्याग पत्र,
त्याग पत्र कौन किस किस को देता है ना? सरपंच, वार्ड पंच, उप सरपंच, प्रधान, उप प्रधान, पंचायत समिति सदस्य, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, ये अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? थोड़ा अलग अलग है, समझना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा अलग। तो सबसे पहले आप खंड स्तर पर लिखो, सॉरी ग्राम स्तर पर, सरपंच, उप सरपंच व वार्ड पंच अपना त्याग पत्र खंड विकास अधिकारी को सौंपते हैं। किसको सौंपते हैं? खंड विकास अधिकारी, अर्थात इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ। तो प्रथम स्तर के तीनों लोग अपना त्याग पत्र बीडीओ को संबोधित करते हुए देते हैं कि हम पद पर नहीं बना रहना चाहते। सेकंड स्तर पर आ जाओ, पंचायत समिति स्तर। पंचायत समिति, पंचायत समिति स्तर में ध्यान देना, सब एक समान नहीं, अलग अलग देते हैं, अलग अलग देते हैं। पंचायत समिति का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधान होता है। प्रधान किसको देते हैं? प्रधान देते हैं, मैं सीधे नाम ले रहा हूँ, जिला प्रमुख को, जिला प्रमुख को। और उप प्रधान व पंचायत समिति सदस्य, उप प्रधान, उप प्रधान व पंचायत समिति, पंचायत समिति सदस्य अपना त्याग पत्र प्रधान को संबोधित करते हुए देते हैं। किसको देते हैं? प्रधान। ग्राम पंचायत स्तर पर देखो आप, वार्ड पंच और जो उप सरपंच होते हैं वो सरपंच को नहीं देते, अध्यक्ष को नहीं देते, वो तीनों किसको देते हैं? बीडीओ को देते हैं। लेकिन पंचायत समिति स्तर पर अध्यक्ष तो अपना त्याग पत्र जिला प्रमुख को देता है, और उप प्रधान व जो पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं वो अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? प्रधान को। तीसरा स्तर जिला परिषद, जिला परिषद, जिला परिषद का अध्यक्ष जिला प्रमुख होता है। जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? ये सौंपता है संभागीय आयुक्त को। किसको? संभाग का जो प्रमुख है, संभागीय आयुक्त, इनको सौंपता है कौन? जिला प्रमुख। उप जिला प्रमुख व जिला परिषद के जो सदस्य होते हैं वे अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? उप जिला प्रमुख व जिला परिषद सदस्य, ये अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? जिला प्रमुख को। जिला प्रमुख को सौंपते हैं। अब है बैठ के कि ग्राम पंचायत की बैठ के कम से कम कितने दिनों में होनी चाहिए, पंचायत समिति की बैठ के कब होनी चाहिए, और जिला परिषद की बैठ के कब होनी चाहिए। तो लिख दो बैठ के। कितने नंबर था? 7। बैठ के, तो बैठ के में देखो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत के अंदर प्रति 15 दिन में एक बैठक होना अनिवार्य। कितने दिनों में? 15 दिनों के भीतर एक बैठक। अर्थात एक महीने में कितनी बैठक होनी आवश्यक है? 2 बैठक।
15 दिन में एक बैठक क्या है, अनिवार्य। ठीक है, 15 दिन में एक बैठक अनिवार्य। इसकी तारीख भी तय की गई है कि प्रत्येक महीने की 5 तारीख और 20 तारीख को ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन रखा जाएगा बिना कहे ही। ठीक है, अगर इसमें कोई अचानक से ऐसी परिस्थिति आ जाए, नहीं हो पाए, तो सरपंच क्या सूचना देता है कि भाई 5 तारीख को इस बार बैठक नहीं है, वो 6 तारीख को हो जाए। तो फिक्स तारीख भी है 5 व 20 तारीख, प्रति महीने की 5 व 20 तारीख को ग्राम पंचायत की बैठकों का आयोजन किया जाता है। अब है पंचायत समिति। तो पंचायत समिति स्तर पर पंचायत समिति की जो बैठकें होती है वो महीने में एक बैठक अनिवार्य है। तो नंबर 2 लिख दो, महीने में एक बैठक अनिवार्य। खंड स्तर पर पंचायत समिति में महीने में एक बैठक अनिवार्य। और तीसरा है जिला परिषद। जिला परिषद में है 3 माह में एक बैठक अनिवार्य है। जिला परिषद पर 3 माह में एक बैठक अनिवार्य है, एक बैठक अनिवार्य है। अब लास्ट लिख लेते हैं हम पंचायती राज के तहत। हमने सब कुछ पढ़ लिया, लास्ट बचे सरकारी अधिकारी। सरकारी अधिकारी 9 नंबर देखो, सरकारी अधिकारी। सरकारी अधिकारी ग्राम स्तर पर सरकारी अधिकारी कौन होता है? ग्राम विकास अधिकारी। ग्राम विकास अधिकारी। ग्राम विकास अधिकारी का पहले नाम क्या था? ग्राम सेवक था। क्या नाम था? ग्राम सेवक। अभी इसका नाम चेंज करके ये रख दिया, ग्राम विकास अधिकारी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, VDO। ये ग्राम पंचायत स्तर पर सरकारी अधिकारी होता है, सरकारी अधिकारी होता है, सचिव होता है। नंबर 2 पंचायत समिति। पंचायत समिति, पंचायत समिति पर कौन होता है? खंड विकास अधिकारी। खंड विकास अधिकारी, जिसको हम शॉर्टकट अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? BD, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। इसके बाद में जिला परिषद है। जिला परिषद पर सरकारी अधिकारी कौन होता है? CEO। CEO मुख्य कार्यकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसको हम शॉर्टकट क्या बोलते हैं? CEO। CEO। तो पंचायती राज के जो तीनों स्तर थे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यों के तहत, हमने उनकी योग्यताओं से लगा करके बैठ के कौन होता है, किसको त्याग पत्र देता है, इसका निर्वाचन कैसे होता है, इसकी न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए, ये हमने सब कुछ ये उतार। फिर मैंने आपको बताया था कि जब 73वां संविधान संशोधन 1992 24 अप्रैल 1993 को देश के अंदर लागू होता है, उस समय 11वीं अनुसूची और भाग 9 और क्या जोड़ा गया? अनुच्छेद जोड़े गए। 243 से लगाकर 243 ओ तक कुल कितने अनुच्छेद जोड़े गए थे? 16 अनुच्छेद। तो उन 16 अनुच्छेदों के तहत क्या क्या लिखा गया है ग्राम पंचायत के संदर्भ में, आपको याद रहे या न रहे, उसके अंदर अनुच्छेदों के क्या मैटर लिखा है वो आपको याद रहना चाहिए। तो अब आप लिखेंगे पॉइंट को होल्ड करके, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 अनुच्छेद 243 किसके संदर्भ में है? ग्राम पंचायतों के संबंध में।
या पंचायती राज देखो कंप्लीट आ जाएगा। पंचायती राज संबंध, बस इतना ही मतलब इसके अंदर पंचायती राज के अंदर जो भी व्यवस्था है ये अनुच्छेद 243 के अंदर की गई है। अब आगे अनुच्छेद है 243A। 243A इसके अंदर किसका गठन किया गया है? इसमें ग्राम सभा का गठन किया गया है। हमारे पंचायत के अंदर दो प्रकार की बैठकें होती है। कितने प्रकार की बैठकें होती हैं? दो प्रकार। दो प्रकार की कौन कौन सी? एक तो होती है ग्राम पंचायत की बैठक, एक होती है ग्राम सभा। ग्राम सभा की बैठक अलग होती है, ग्राम पंचायत की बैठक। ग्राम पंचायत में कौन कौन आते हैं? सरपंच, उप सरपंच व वार्ड पंच। अब बताओ ग्राम सभा में कौन आते हैं? संबंधित क्षेत्र के जितने भी मतदाता होते हैं जिनकी उम्र कितनी हो, 18 वर्ष से अधिक हो, तो संपूर्ण मतदाता इसके अंदर आते हैं ग्राम सभा। तो जब मूल संविधान के अंदर अर्थात ये जब अधिनियम लागू हुआ था 1993 के अंदर, उस समय दो बैठकें की बात कही गई थी। कितनी बैठकें की बात कही गई थी? ग्राम सभा की दो बैठकें होना अनिवार्य है साल के अंदर। एक वर्ष में कितनी बैठकें? दो बैठकें। जब ये अधिनियम लागू हुआ, मैं बात ग्राम पंचायत की नहीं कर रहा हूं, मैं ग्राम सभा की कर रहा हूं। ग्राम पंचायत गांवों का समूह होता है। किसका समूह होता है? गांवों का समूह होता है। और फिर गांव के अंदर रहने वाले जितने भी मतदाता है वो ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेते। उसमें सरपंच उप सरपंच कोई मतलब नहीं, ग्राम सभा में सभी लोग आएंगे। तो उसमें मूल जब ये अधिनियम लागू हुआ था तो दो बैठक की बात कही गई थी, बाद में इसकी संख्या बढ़ा करके 4 कर दी। कितनी कर दी गई? 4। तो ग्राम सभा की जो बैठकें हैं वर्ष में 4 बार आयोजित होती है। ग्राम सभा की है ना, ग्राम सभा की बैठकें वर्ष में कितनी? 4 बैठकें। उनकी तारीखें आपको याद रखनी पड़ेगी। इनकी तारीखें आपको याद रखनी पड़ेगी। मैं तारीखें बताता हूँ आपको। पहली तारीख है, नंबर 1 करके लिखो, रोमन संख्या में देना या कैसे भी लिखो। नंबर 1 है 15 अगस्त। 15 अगस्त। नंबर 2 है 26 जनवरी। 26 जनवरी। 1 मई। एक और कौन सी है? 2 अक्टूबर। ये किसकी बैठकें हैं? ये ग्राम सभा की बैठकें। ग्राम सभा के अंदर भाग कौन लेते हैं? मतदाता, संबंधित क्षेत्र के मतदाता। फिर इनकी साल के अंदर कितनी बैठकें निर्धारित की गई हैं? 4 बैठकें। तारीख 26 जनवरी, 15 अगस्त, 1 मई और 2 अक्टूबर। ये 4 डेट है। इसके या तो 15 दिन पहले या 15 दिन बाद में कभी भी आयोजित हो सकती है। कि 15 दिन पहले या 15 दिन बाद कभी भी बैठक आयोजित की जा सकती है। कभी कभार क्या होता है, टाइम नहीं मिलता है, ऐसी परिस्थितियां हैं। तारीख लिखी हुई है 15 अगस्त को ग्राम सभा की बैठक होगी। क्यों होती है? क्योंकि 15 अगस्त के दिन सभी लोग कहाँ आए हुए होते हैं? स्कूल के अंदर आए हुए थे अभिभावक के तौर पर। फिर उनको कहा जाता है कि आज ग्राम में क्या है, सभा है, आप सभा में चले, सभा में ये बात करेंगे, हमारे गांव के लिए क्या कमी, वो ऐसे प्रस्ताव लाएंगे। फिर इसलिए वो लोग
भीड़ होती है, इसलिए वहाँ आ जाते हैं, इसलिए ये तारीख चुनी गई 15 अगस्त। एक तारीख 26 जनवरी के दिन लोग इकट्ठे होते हैं। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, तो मजदूर क्या करते हैं, 1 मई को छुट्टी करते हैं, छुट्टी करते काम पर नहीं जाते, इसलिए 1 मई को कहा जाता है कि आप कहाँ आ जाइए, ग्राम सभा में आ जाए, बैठक का आयोजन होगा। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, और गांधी जयंती के तहत पूरे भारत के अंदर सफाई अभियान चलाया जाता है, इस दिन भी छुट्टी होती है, तो इस दिन भी बैठक का आयोजन रखा जाता है। लेकिन याद रखना, इससे इन चारों तारीख से या तो 15 दिन पहले और या 15 दिन बाद कभी भी आयोजित की जा सकती है। टाइम हो गया क्या? अब नोट लगा कर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ग्राम पंचायत की आपको पहले से ही लिखा दी है। ग्राम पंचायत के अंदर सरपंच, उप सरपंच, सदस्य होते हैं। एक इसका ध्यान रखना, ये बैठक होती है ना, इस बैठक में कोरम कितना होता है, ये कोरम लिख देना आप। कोरम या गणपूर्त ये क्या होता है, थोड़ा समझ लो, फिर क्लास को समाप्त करते हैं। कोरम या गणपूर्ति क्या होती है, इसके बाद में क्लास को क्या करते हैं, समाप्त। कि ग्राम सभा का क्या कोरम होता है और ग्राम पंचायत का कोरम क्या होता है। कोरम कहते हैं किसी को, कोरम इसे कहते हैं कि जो संपूर्ण संख्या होती है ना, जैसे ग्राम पंचायत का क्या कोरम होना चाहिए, मान लीजिए कि आपकी ग्राम पंचायत के अंदर कितने हैं, 7 वार्ड पंच है, कितने हैं, 7 वार्ड पंच। तो 7 वार्ड पंचों का अगर 1/3 सदस्य वहां पर बैठक में हाजिर नहीं होते, अनुपस्थित रहते हैं, तो कोरम का क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है। तो कोरम के अभाव में बैठक को क्या कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है, तो वो बैठक नहीं मानी जाती, गिनी नहीं जाएगी। तो कोरम के अभाव में बैठक नहीं मानी जाएगी। तो जो ग्राम सभा का जो कोरम होता है ना, वो होता है 1/10, 1/10। अगर मान लीजिए किसी गांव की जनसंख्या है, वो है 3000, कितनी है, 3000, तो 3000 का 1/10 कितना होता है, 300, कितने होते हैं, 300। तो अगर 3000 में से 300 लोग भी ग्राम सभा की बैठक में नहीं पहुंच रहे हैं, 150, 200 आ रहे हैं और कुछ ऐसा प्रस्ताव लेके आ गए, तो कोई व्यक्ति खड़ा होकर कह सकता है कि आज दिनांक को ग्राम सभा की बैठक को स्थगित किया जाता है, क्योंकि कोरम का अभाव। कोरम का क्या था, अभाव। तो ग्राम सभा का कोरम होता है 1/10, और नीचे नोट लगा के लिख लीजिएगा, ग्राम पंचायत का कोरम, ग्राम पंचायत का कोरम कितना होता है, 1/3। संपूर्ण सदस्यों में से अगर 1/3 सदस्य नहीं पहुंच पा रहे हैं बैठक में, तो बैठक के अंदर महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिए जा सकते हैं, और उसी समय बैठक को क्या कर दिया जाता है, स्थगन कर दिया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टाइम हो गया, टाइम हो गया, पता ही नहीं चलता।